नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विकासवाद, प्रकृति पुरुष एंड डियर रिलेशनशिप। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विकासवाद है क्या। विकासवाद का जो मतलब है वो जिस तरीके से जो है संपूर्ण सृष्टि का निर्माण और सृष्टि में जीवों का निर्माण और जीवों में मनुष्य का निर्माण जो हुआ है, उस पूरे मूवमेंट को जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ तक हो पाया है, इस पूरी जो गति है, इस गति को विकासवाद नाम से जाना गया है। आधुनिक विज्ञान ने विभिन्न तरीके से बिग बैंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन करके बहुत सारी थ्योरीज दी हैं इस संबंध में, लेकिन आज हम इन सारे संबंधों से हटके बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन के विकासवाद पे। मैं बता दूं, सांख्य दर्शन भारतीय षड्दर्शन का एक प्रमुख हिस्सा है और इसको महर्षि कपिल द्वारा रचित यह दर्शन है और बहुत ही वैज्ञानिक दर्शन है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने जो है बात करी है सांख्य दर्शन में। तो हम बात करते हैं विकासवाद की, जो कि सांख्य दर्शन में निर्देशित है। सांख्य दर्शन इसका समर्थन करता है और योग दर्शन भी जो है इसका समर्थन करता है। तो हम बात करते हैं विकासवाद की। विकासवाद में जो है प्रमुख दो तत्वों की बात हुई है। महर्षि कपिल जो है दो तत्वों की बात करते हैं, जिसमें एक तत्व है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। इन दोनों के संयोग मात्र से बताते हैं कि एक तत्व की उत्पत्ति होती है जिसे कहा जाता है महत तत्व। अगर इसके शरीर की दृष्टिकोण से देखें तो इसी को चित्त कहा जाता है और सृष्टि के दृष्टिकोण से देखें तो इसको महत तत्व कहा जाता है। यानी कि प्रकृति और पुरुष के मिलने से चित्त की उत्पत्ति होती है और चित्त को ही महत तत्व कहा जाता है। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्रकृति और पुरुष की क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या इनका नेचर है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी कि प्रकृति में तीन गुण हैं और ये तीनों ही गुण साम्य अवस्था में उसमें विद्यमान है। लेकिन प्रकृति अक्रिय है, वो क्रिया नहीं कर सकती, क्रियाशील नहीं है। इसके विपरीत पुरुष की बात करें तो पुरुष में ये निर्गुणात्मक है, इसमें कुछ भी गुण नहीं है, लेकिन ये क्रियाशील है। और ये दोनों विपरीत क्वालिटीज होने के कारण ही इनके संयोग से जो है एक नए तत्व की उत्पत्ति होती है। क्योंकि प्रकृति में तीन गुण हैं, वो तीन गुण क्या है? सतस, रजस और तमस। ये तीनों गुण प्रकृति में साम्य अवस्था में है और विशुद्ध अवस्था में है, लेकिन ये अक्रियाशील है। पुरुष जो कि क्रियाशील है, इसके आभास मात्र से जो है इन प्रकृति के इन तीनों गुणों में हलचल उत्पन्न होती है और इस हलचल का जो नतीजा है, उस नतीजे से चित्त की उत्पत्ति होती है। चित्त को ही महत तत्व कहा जाता है। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों भी जो है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी तीनों जो है चित्त के ही भेद हैं, चित्त के ही हिस्से हैं। ये जो अहंकार हैं, जो कि प्रकृति में पहले से साम्यावस्था में विद्यमान है, पुरुष के आभास मात्र से इन तीनों में विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुछ खास तरह के तत्वों का निर्माण होना शुरू होता है। जैसे कि अब ये जो तीनों तत्व हैं, ये तीनों तत्वों का, ये जो तीनों अहंकार हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक, इन तीनों के अपना एक धर्म है। जैसे सात्विक जो अहंकार है, उसका जो धर्म है वो प्रकाश है, वो लाइट है, वो हल्कापन है। राजसिक जो है उसका धर्म है क्रिया, गति। और इसी तरीके से जो तामसिक है, तामसिक जो अहंकार है, उसका जो धर्म है वो जड़ता है, वो सुसुप्ति है। जड़ता और सुसुप्ति इसका धर्म है। यानी कि ये तीनों जब प्रकृति में सुसुप्त होते हैं तो तीनों एक साम्यावस्था में है। तीनों में से कोई भी किसी भी हावी नहीं है और ना ही कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन पुरुष तत्व का आभास होने से जो है इन तीनों में हलचल उत्पन्न होती है, जिसके कारण इनमें से कोई एक तत्व अगर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एक कैरेक्टर, एक लक्षण अगर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो वो जो है आगे की प्रवृत्तियों को बढ़ाने में काम करता है। तो चित्त के ये तीन अहंकार हमने समझे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तीनों के धर्म हमने समझे। सात्विक का धर्म है प्रकाश, लाइट। राजसिक का धर्म है क्रिया और तामसिक का जो धर्म है वो क्या है? वो है सुसुप्ति या जड़त्व।
अब जो सात्विक है, सात्विक से मुख्य दो प्रकार के दो इंद्रियों का एवोल्यूशन होता है। पहला ज्ञानेंद्रियों का और दूसरा होता है कर्मेंद्रियों का। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों की अगर हम बात करें तो वह है आंख, वह है कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन पांचों का जो एवोल्यूशन होता है, इनका जो विकास होता है, वो सात्विक या प्रकाश के सानिध्य से होता है। उसके बाद कर्मेंद्रियों का भी विकास सात्विक अहंकार से ही होता है। कर्मेंद्रियों में आते हैं आपके हाथ, आपके पैर, आपका मुख, आपकी गुदा और आपके जननांग। तो ये जो 10 तत्वों का निर्माण हुआ है, ये हुआ है आपके सात्विक अहंकार से। और इसी प्रकार से 10 तत्वों का निर्माण होता है आपके तामसिक से, तामसिक अहंकार से। तामसिक अहंकार में एक तो आता है पंच तन्मात्राएं और एक आता है पंच महाभूत तत्व। पंच तन्मात्राएं क्या हैं? उनमें पहला शब्द है, दूसरा स्पर्श है, तीसरा रूप है, फिर रंग है और फिर गंध है। इन पांचों ही तन्मात्राओं से क्रमशः 5 प्रकार के महाभूतों का निर्माण होता है। शब्द से आकाश का निर्माण हुआ, स्पर्श से वायु का निर्माण हुआ, रूप से अग्नि का निर्माण हुआ, रंग से जल का निर्माण हुआ और गंध से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो है ये टोटल 20 तत्वों का निर्माण होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। विकासवाद 2 मुख्य तत्वों से शुरू होता है, प्रकृति और पुरुष से। प्रकृति क्रियात्मक है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है लेकिन अक्रिय है। पुरुष क्रियाशील है लेकिन निर्गुणात्मक है। इन दोनों के संयोग से महत तत्व चित्त की उत्पत्ति होती है। चित्त के 2 भेद हैं, बुद्धि और मन, और इनसे ही 3 अहंकार जो कि प्रकृति में पहले से साम्यावस्था में विद्यमान थे, इन तीनों में विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके कारण 20 तत्वों की उत्पत्ति होती है। 20 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं और 5 महाभूत तत्व हैं। तो इस प्रकार से जो है अगर आप टोटल गिनेंगे तो ये सांख्य दर्शन जो है 25 तत्वों की बात करता है, यानी कि 20 तत्व तो हमने ये गिना है। इसके अलावा 2 तत्व हो गए प्रकृति और पुरुष, तो टोटल हो गए 22, और 3 तत्व हो गए सात्विकता, रासिकता और तामसिकता। तो टोटल 25 तत्वों का समर्थन सांख्य दर्शन करता है। और सांख्य दर्शन के अनुसार जो है इन 25 तत्वों से ही संपूर्ण प्रकृति का या जीव का निर्माण हुआ है, और इसी को विकासवाद कहते हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को ही जिम्मेदार माना गया है। इसके बाद योग दर्शन ने इस सांख्य दर्शन को पूर्ण रूप से समर्थन देते हुए जो है 26वें तत्व को इसमें ऐड किया है। उनका ये मानना है कि 25 तत्व तो वही हैं जो सांख्य दर्शन ने गिनाए हैं, उसमें 26वां तत्व ईश्वर है, क्योंकि इन सब के मूल में, इन सब के उपादान में जो मुख्य बिंदु है वो ईश्वर है। ईश्वर की मर्जी से ये सब कुछ हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है डिफरेंट आपको ध्यान रखने होते हैं कि सांख्य दर्शन विकासवाद में 25 तत्वों को इंक्लूड करता है, और जबकि योग दर्शन पूर्ण रूप से सांख्य दर्शन का समर्थन करता है और 26वें तत्व ईश्वर तत्व को भी इसमें ऐड करता है। तो ये टोटल प्रकृति और पुरुष का संयोग, और इसी को विकासवाद कहा जाता है। मोटे मोटे स्तर से हम इसको समझे। इसके बाद क्योंकि योग दर्शन अब मोक्ष की बात करता है, छोड़ने की बात करता है, तो जिस सांख्य दर्शन का जो विकासवाद जिस तरीके से ये आ रहा है और एक प्रकृति का निर्माण कर रहा है, उसी तरीके से उनके इसके विपरीत दिशा में जाने पे योग विज्ञान मानता है कि इसके विपरीत दिशा में जाने से जब आप चित्त की एक सात्विक अवस्था में पहुंचते हैं, जब चित्त की एक विद्या वाली अवस्था में पहुंचते हैं, तो वहां पर आपको इसके मूल का जो स्वरूप है वो उसके दर्शन होने लगते हैं। इनकी विभेदता, इनकी भिन्नता, क्योंकि जब तक हम भौतिकवादी हैं तब तक हम इनको एक ही मान के चलते हैं, लेकिन जब आप इसकी तह पर जाएंगे तो आपको पता चलता है कि इन प्रकृति और पुरुष के मिलन का जो मुख्य कारण वो अविद्या था, और इस अविद्या का नाश होते ही प्रकृति अपने मूल स्वरूप में लय हो जाती है और पुरुष जो है अपने वास्तविक स्वरूप में उत्पन्न होने लगता है। तो ये योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है, प्रकृति और पुरुष की विविधता को जानना, इन दोनों की भिन्नता को डिफाइन करना, और इसके मूल में जो अविद्या नाम का जो प्रपंच है, जो अविद्या है, अविद्या के कारण ही इन दोनों का
आपस में मिलन हुआ, और इस अविद्या का ज्ञान होते ही विद्या जैसे ही आप पे हावी होती है, जैसे ही आप पे ज्ञान हावी होता है, आप ये दोनों तत्वों को सेपरेट करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा मानना है योग विज्ञान का। तो इस तरीके से तो ये तो हमने समझा सांख्य दर्शन के अनुसार। अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करेंगे तो हम एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि आप रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में भी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं। वो किस तरीके हम समझते हैं कि हम देखते हैं किसी भी एक परमाणु, अगर हम जहाँ पे हम प्रकृति को अगर हम परमाणु मान लें, तो परमाणु में जैसे प्रकृति में 3 गुण हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक, उसी तरीके से आप देखेंगे तो परमाणु में भी जो है 3 गुण हैं, वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप देखेंगे जो जिस प्रकार से सात्विक जो गुण है, सात्विक गुण सकारात्मक है, उसी तरीके से आप देखेंगे तो परमाणु में जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। उसी तरीके से आप रासिक को देखेंगे तो रासिक वहां पर न्यूट्रल है, यहां पर आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। और इसी के बाद आप अगर वहां पर देखेंगे तो तामसिक जो कि नकारात्मक गुण रखता है, उसी प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर जो है नेगेटिव कैरेक्टर रखता है। अब ये तो परमाणु को हम प्रकृति मान लेते हैं, और उन तीनों को, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के, इसके 3 कैरेक्टर हम मान लेते हैं, इन 3 गुणों को मान लेते हैं। लेकिन जब भी परमाणु को आप किसी भी परमाणु को रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट करवाने के लिए उसमें एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हम कभी कभार सनलाइट दे देते हैं, कभी कभार हम हीट दे देते हैं, और अलग अलग प्रकार की आजकल रेडियो वेव्स और अलग अलग वेव्स को हम यूज करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में विक्षोभ उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलता है, अपनी कक्षा को छोड़ता है, दूसरे परमाणु की कक्षा में जाता है, या फिर दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपने आप में लेकर के एक अणु का निर्माण करता है, यानी कि 2 परमाणु आपस में जुड़ के एक अणु का निर्माण करते हैं। सेम अगर आप वहां यहां पर भी देखेंगे तो यही स्थिति है कि परमाणु आपकी प्रकृति हो गए, इसमें 3 कैरेक्टर है, और जो पुरुष तत्व है, वो पुरुष तत्व एक ऊर्जा की भांति है जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वो उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट कर देता है। तो उसी प्रकार से अगर आप यहां पर मानेंगे तो जो पुरुष तत्व जो है, वो पुरुष तत्व क्या है, यहां पर ऊर्जा है। वो ऊर्जा हीट हो सकती है, वो ऊर्जा सनलाइट हो सकती है और किसी प्रकार की। तो उस ऊर्जा के आभास मात्र से यहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के जाते हैं और एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि सूक्ष्म प्रकार के जीवों से या प्रिमिटिव जो जीव थे, उनसे आज के आधुनिक और कॉम्प्लेक्स टाइप के जो जीवों का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन दोनों को रिलेट करेंगे, जो कि आधुनिक विज्ञान जिस तरीके से विकासवाद को समझाता है, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन भी विकासवाद को समझाता है। शब्दों का और शब्दों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन अगर आप इनकी क्वालिटीज़ और उनके कैरेक्टर्स को आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उनमें समानता मिलेगी। इसलिए जो है उस समय जब छठ दर्शन पे बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहा था, तो उस समय देखा गया कि हमारे 6 दर्शन जो भारतीय दर्शन है, उन दर्शनों में सबसे उत्कृष्ट दर्शन जो है सांख्य दर्शन को माना गया है। बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक दर्शन जो है सांख्य दर्शन है, क्योंकि उसने पूरे वैज्ञानिक वे में, पूरे साइंटिफिक वे में विकासवाद को समझाया और उसी तरीके से प्रकृति की विभिन्न अनसुलझी हुई गुत्थियों को उसने समझाने का प्रयास किया। तो आज ये हमारा विकासवाद था, इस पर हमने बात करी। आगे बात करेंगे हम किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।